नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 21 नवंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो न्यूज़ रहेगी वो आपके सामने है यहाँ पर कि लगातार 5वीं बार इंदौर ने क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीत लिया है और छत्तीसगढ़ क्लीनेस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का जो फाइनल रिजल्ट रिलीज़ हुआ उसके बेसिस पे। इसके अलावा ये वाली न्यूज़ ज़्यादा डिस्कस करने लायक नहीं है, पर पॉइंट ये है कि राकेश टिकैत जो मेन किसान भारतीय किसान यूनियन के जो मेन स्पोक्स पर्सन है, लीडर हैं, उनका ये कहना है कि ये जो 3 फार्म लॉज को विड्रॉ करने की बात की गई है, इनका जब तक रिपील नहीं हो जाता तब तक हम बॉर्डर को नहीं छोड़ेंगे। सिंगू बॉर्डर पर हम वहीं पर डिप्लॉयड हैं, वहीं पर हमारा जो धरना है चालू रहेगा। पर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है एमएसपी को लीगलाइज कराना। अब ये एक अपने आप में नया चैलेंज एक क्रिएट हो सकता है, जो कि एमएसपी अभी क्या है, लीगल नहीं है। लीगल होने का मतलब ये हो गया कानूनन तौर पे किसान जो है वो सरकार के ऊपर दबाव बना सकता है कि हाँ जी, मेरा अनाज आपको खरीदना ही पड़ेगा। पर आगे देखेंगे होता है क्या। फिलहाल ये स्टेटस है इनका। और जो इसके अलावा जो अगली न्यूज़ देखेंगे वो रहेगी ये कि देखो हॉकी डिप्लोमेसी, कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में क्या अभी रिलेशन चल रहा है। अभी पाकिस्तान की जो जूनियर हॉकी टीम है उसको वीज़ा दे दिया गया है वर्ल्ड कप के लिए। अभी भुवनेश्वर में ये वर्ल्ड कप होने वाला है 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। और एक ये जो ये बिटकॉइन का जो हैकर, यहाँ पर आप देख सकते हो, आज तो फोटो भी रिलीज हो गई है, श्री कृष्णा रमेश, ठीक है, जिसको श्री की भी बोला गया है। तो ये बेंगलुरु बेस्ड हैकर जिसने स्टेट्स ई प्रोक्योरमेंट साइट, दैट मीन्स आप देख लो वहाँ पर मतलब सरकारी साइट को भी हैक कर लिया और लगभग यहाँ पर 11.5 साढ़े 11 करोड़ का गफला पकड़ में आया है। अब बहुत बड़ा है ये अपने आप में अमाउंट, ठीक है। तो कभी भी हम साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी लिखें पढ़ें तो ये कोटेशन में हम ऐड कर सकते हैं। और बिटकॉइंस का इसने जिस तरीके से हैकिंग की थी वो ऑलरेडी हम बात ही कर चुके हैं, जिसका अमाउंट 11 करोड़ 50 लाख है। इसके आगे आंध्र प्रदेश में फ्लड्स आई, फ्लैश फ्लड, और उसकी वजह से 25 जनों की डेथ हो गई, 17 जने अभी भी मिस हैं। और इसके पीछे वजह है कि अभी भी बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर बना हुआ है, जिसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है या मानसून रिट्रीट है, जिसकी वजह से कोरोमंडल कोस्ट पे रेनफॉल हो रही है, और उसी का रिजल्ट है कि आंध्र प्रदेश में ये फ्लड्स आई हैं। इसके अलावा एक ये न्यूज़ हम डिटेल में देखेंगे, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, किसको क्या अवार्ड मिला है, वो जानेंगे। इसके आगे एक छोटी सी न्यूज़ है कि माओइज्म का जो इफ़ेक्ट है वो धीरे धीरे रीसरफेस हो रहा है अभी, जिसमें यह है कि झारखंड में एक छोटे से स्ट्रेच में रेलवे ट्रैक्स को उड़ा दिया गया, ठीक है। तो अभी ये डिसरप्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट हो रहा है। और वैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने अभी एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज़ की, जिसको हम देखेंगे आगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की, ठीक है, 56th DGP IGP कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसमें जो कि लखनऊ यूपी में ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें कुछ DGP IGPs ने तो ऑनलाइन अटेंड किया, कुछ ने वहाँ पर प्रेजेंस दी, है ना। तो ऐसे में मेन मुद्दा जो था इस मीटिंग का वो था, देखो, साइबर क्राइम को लेकर के और एक माओइज्म को, कि कैसे हम इनको टैकल कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है दोनों के दोनों, है ना। इसके आगे हम देखेंगे इकोनॉमी पेज और वर्ल्ड पेज पे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिटेल में। फर्स्ट न्यूज़ है 5वें साल लगातार फॉर 5th ईयर कंटिन्यूसली इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीत रहा है और छत्तीसगढ़ क्लीनेस्ट स्टेट डिक्लेयर किया गया है। तो ये मुद्दा है, देखो, अभी संबंधित है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, ठीक है। शुरुआत हुई थी इस सर्वेक्षण की 2016 में और अभी 2021 का ये आप कह सकते हो डिक्लेयर हुआ है डेटा। तो ये ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एनुअल क्लीनलीनेस सर्वे करवाया जाता है, जिससे कि शहरों में सैनिटेशन प्रमोट किया जा सके। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेन मिशन है जिसके अंडर में ये सारा काम हो रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण जो होता है वो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, ठीक है। इंदौर के बाद में सूरत और विजयवाड़ा, ये 2 ऐसे सिटीज़ हैं जो कि 2nd और 3rd रैंक पे रही है क्लीनलीनेस पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है। और ये जो कैटेगरी हम देख रहे हैं सिटीज़ की, ये वो सिटीज़ है जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। ठीक है। इसके आगे स्मॉलर सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, उनमें न्यू दिल्ली को फर्स्ट रैंक मिली है, और उसके बाद में अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, और तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में है, वो इस कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे। फर्स्ट कौन रहा? न्यू दिल्ली, अंबिकापुर सेकंड और तिरुपति थर्ड। फिर आ जाओ नेक्स्ट, गंगा टाउन्स की बात करें, गंगा किनारे बसे हुए जितने भी टाउन्स हैं उनमें वाराणसी फर्स्ट रैंक पे आया है क्लीनलीनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरे पे मुंगेर और तीसरे पे पटना। आ जाओ आगे कैटेगरी पे। अगर स्टेट्स की बात करें, जिन स्टेट्स में 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, नगर पालिका बात कर लो, नगर परिषद या फिर नगर निगम, अगर 100 से ज़्यादा है काउंटिंग में, तो उनमें फर्स्ट रैंक पे रहा है छत्तीसगढ़, उसके बाद में दूसरे नंबर पे रहा है महाराष्ट्र और तीसरे पे मध्य प्रदेश। और अगर बॉटम की बात करें तो सबसे बुरा परफॉर्म किया है बिहार ने, फिर सेकंड लास्ट रहा है तमिलनाडु, और थर्ड लास्ट रहा है राजस्थान। नीचे से तीसरी रैंक पे राजस्थान। हो गया ये रैंक भी खत्म। फिर आ जाओ वो स्टेट जिनके पास में 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनमें सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टेट्स की अगर बात करें तो झारखंड फर्स्ट रैंक, हरियाणा दूसरे पे, गोवा तीसरे पे। इसके आगे ठीक है। और मेघालय की बात कर लो, ये सबसे लास्ट रहा, केरला उसके बाद में, और त्रिपुरा। मतलब सबसे बुरा परफॉर्म किया मेघालय ने, सेकंड लास्ट परफॉर्मेंस रही है केरला की, और थर्ड लास्ट परफॉर्मेंस रही है त्रिपुरा की, अगर हम बात करें वो स्टेट्स जहां पर 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। फिर बात आ जाती है कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट का मतलब जहां पर छावनियां हैं। ठीक है। तो अहमदाबाद ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है, सबसे आप कह सकते हो क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट का अवार्ड दिया गया है, और उसके बाद में फिर मेरठ है कैंटोनमेंट, और फिर तीसरे नंबर पे दिल्ली है। तो ये कैंटोनमेंट कैटेगरी की बात भी कर दी। अब बात आ जाती है अवार्ड किसने दिया। अवार्ड देखो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने दिया, और ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स कहे जाएंगे, और ये अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट बताए गए क्योंकि आज़ादी का हम अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ भी तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके तहत। ठीक है। इसमें आप अगर आगे देखें तो ये जन आंदोलन के तौर पे चल रहा है। शुरुआत हुई थी स्वच्छ सर्वेक्षण की 2016 में, जब केवल 73 सिटीज़ को ही कवर किया गया था, और आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट अर्बन क्लीननेस सर्वे है बन चुका है ये, जिसमें क्लीनलीनेस से रिलेटेड सर्वे किया जाता है। और इसमें मेन जो मिनिस्ट्री है इन्वॉल्व, दैट इज़ यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, और अभी मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी। ठीक है। इसमें हॉलिस्टिक क्लीनलीनेस पे ध्यान दिया जाता है, क्लीन एयर, क्लीन लैंड, क्लीन वाटर, ये मेन थीम रहती है सर्वे की। ठीक है। इसमें सिटीजन्स का फीडबैक भी लिया जाता है, गार्बेज डिस्पोजल मतलब जो कचरा है उसको कैसे टैकल किया जाता है, ओपन डेफिकेशन फ्री कितना प्रमोशन हो रहा है, इसके अलावा फंक्शनैलिटी और मेंटेनेंस, कम्युनिटी टॉयलेट्स का कितना क्या काम अच्छे से हो रहा है वो, और सेफ़ मैनेजमेंट हो भी रहा है कि नहीं, जो भी फीकल स्लेज है, सिवर लाइन है उनका, या फिर जो भी टॉयलेट से निकलता है कचरा या गंदगी उसका। ठीक है। इसके अलावा एक और सेगमेंट न्यू परफॉर्मेंस कैटेगरी ऐड कर दी गई है 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण में, जिसको बोला गया है प्रेरक दौर सम्मान। ठीक है। इसमें क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। इस प्रेरक दौर सम्मान में इंदौर फर्स्ट पे, सूरत सेकंड, नवी मुंबई थर्ड, और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल फोर्थ, और तिरुपति फिफ्थ पे रहे हैं। और इनको दिव्य मतलब प्लेटिनम कैटेगरी में रखा गया है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं 92, और दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ जिसने 67 अवार्ड्स जीते हैं अलग अलग कैटेगरीज़ में। ठीक है। तो ये है पूरा मुद्दा जो हमें देखना था। सर्वे भी करवाया गया था, 2000 जनों की टीम थी। ठीक है। 65,000 वार्ड्स में जा करके पूछा गया कि भाई आपके यहाँ पर क्या स्टेटस है। 28 दिन के टाइम के अंदर ये कंडक्ट हुआ, और फिर ये कंक्लूजन निकाला गया स्वच्छ सर्वेक्षण का 2021 का जो रिजल्ट है, जिसके बारे में हमने पूरा एनालिसिस देखा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए हॉकी डिप्लोमेसी आफ्टर 7 ईयर्स। 7 साल बाद में हॉकी डिप्लोमेसी स्टार्ट हो रही है, जिसमें पाकिस्तान की जूनियर टीम इंडिया पहुंच चुकी है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप होगा जूनियर्स का। ठीक है। जिसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो भुवनेश्वर, और डेट रहेगी 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। 2014 के बाद में पाकिस्तान की मेंस जूनियर हॉकी टीम है वो दिल्ली पहुंची है। ठीक है। वैसे तो अभी रिसेंट एक और ब्रेक थ्रू की बात करें, या एक और थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट देखें इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में, दैट इज़ ओपनिंग ऑफ करतारपुर कॉरिडोर आफ्टर पैंडेमिक।
ठीक है। और उसके बाद में अभी ये हॉकी डिप्लोमेसी शुरू हो रही है, तो आप कह सकते हो रिश्तों में चाहे कैसे भी हो हल्की फुल्की एक दो सिल्वर लाइंस तो देखने को मिल रही है। पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो इंडिया में देखो 2014 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी आई थी पहले, ठीक है। उस टाइम पर वो टाइम था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी और सार्क लीडर्स को इनवाइट किया था अपनी खुद की शपथ ग्रहण समारोह में, स्वर्ण इन सेरेमनी में। अब आपके लिए टास्क आ गया है सार्क समिट, मतलब सार्क से रिलेटेड आप एक अपने हिसाब से यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रीड आउट करोगे, ठीक है, जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके आगे अगर देखें तो 2014 का जो स्वर्ण इन सेरेमनी थी ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो फर्स्ट टेन्योर था, उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी इनवाइट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो 2016 में जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया ने वीज़ा इशू नहीं किए थे पाकिस्तानी प्लेयर्स को, क्योंकि उस टाइम पर पठानकोट अटैक हमारे ऊपर हो चुका था जनवरी 2016 में, और उरी अटैक सितंबर 2016 में हो चुका था। इस वजह से ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जूनियर टीम नहीं पार्टिसिपेट कर पाई थी। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो 2016 सितंबर में सर्जिकल स्ट्राइक भी कंडक्ट कराई गई थी, ओके। 2019 में जो शूटिंग दिल्ली में जो वर्ल्ड कप हो रहा था शूटिंग का, उसमें भी पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन नहीं हो पाई थी, वजह कि इंडिया ने वीज़ाज इशू नहीं किए थे। फिर हमारे, क्योंकि उस टाइम पर हमारे ऊपर पुलवामा टेरर अटैक हुआ था जिसकी वजह से हमारे 40 सिक्योरिटी पर्सनल्स की डेथ हो गई थी, पर हमारे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। फिर हमारी गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दे दी, रिटर्न एश्योरेंस दी कि हाँ ठीक है, हम पाकिस्तान के प्लेयर्स को तो, स्पोर्ट्स पर्सनल्स को तो हम कम से कम नहीं रोकेंगे इंडिया में आने से, बाकी जो ऑब्जर्वर हैं या फिर जो लोग भी आना चाहते हैं यहाँ पर मैच देखने के लिए तो उनको हम अलाउ नहीं करेंगे, हाँ स्पोर्ट्स पर्सनल्स को हम अलाउ कर देंगे, कोई इशू है नहीं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो आगे, तो जो टेंशन थी वो हमने ऑलरेडी देख ही ली है, ठीक है, ओके। आपने आपने ये हमने ऑलरेडी बात कर ही रखी है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो मीटिंग इंडिया ने बुलवाई थी कि अफ़गानिस्तान के साथ जो भी कंट्रीज़ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं या फिर जो भी की स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग पर आपको पता ही है कि पाकिस्तान और चाइना के एनएसएज नहीं आए थे, बाकी सब के एनएसएज तो आए थे, एक तो ये। इसके अलावा रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें एक तरफ तो करतारपुर कॉरिडोर ओपन होना पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया के द्वारा ये अप्रूवल देना कि हाँ पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए आ सकती है वर्ल्ड कप में। पर इसके अलावा दूसरे जो मुद्दे हैं, अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो जहाँ इंडिया ने एनएसएस की मीटिंग बुलाई है वो, दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी मीटिंग बुलाई गई थी वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर्स की कि अफ़गानिस्तान के लिए हम कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, और पाकिस्तान लगातार अपनी तरफ से कोशिशें भी कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के लोगों की वेलफेयर इंश्योर हो सके, है ना। पर इसी के जस्ट उलट देखा जाए तो इंडिया ने अभी तक मतलब 50,000 टन गेहूं भेजने के लिए अपनी एक रिक्वेस्ट डाल रखी है, उसके ऊपर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का स्टेटमेंट यह आता है हम कैटेगरिकली अलाउ करेंगे, अगर करेंगे भी तो अब देखा जाएगा कि उनकी क्या कैटेगरी है, क्या अप्रूवल मिलता है, ठीक है ना, जिससे कि इंडियन जो हैं ये गेहूं अफ़गानिस्तान तक पहुंचाए जा सके लैंड रूट से होते हुए। पर अभी तक इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, बस लटका हुआ है। तो ऐसे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है अभी फ़िलहाल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है स्कॉर्सीज, हेमा मालिनी, इनको देखो ऑनर किया गया है, अवार्ड दिए गए हैं IFFI, दैट मीन्स इंडियन फिल्म फेयर इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेयर इंडिया, ठीक है। ये एक सेरेमनी या फिर एक फेस्टिव ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, उसमें तो बेसिकली इसमें क्या क्या मुद्दे हैं वो डिटेल में देखते हैं। देखो ये 52nd एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो कि गोवा में शुरू हो रहा है, सैटरडे को स्टार्ट हो गया। इसमें आप देख सकते हो बॉलीवुड की पर्सनैलिटीज़ भी वहाँ पर प्रेजेंट थी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं। देखो एक तो हॉलीवुड लेजेंड जिनका नाम है मार्टिन स्कॉर्सेस, और एक है हंगेरियन डायरेक्टर जिनका नाम है इस्त्वान सजाबो, ठीक है। इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो पहली तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये हो गई है। दूसरा, यहाँ पर
सत्यजीत रे का अवार्ड जब दिया गया तो स्कॉर्सीज, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्टिन स्कॉर्सीज, हॉलीवुड लेजेंड, उन्होंने ये कहा कि सत्यजीत रे मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल हैं। और इन्होंने बताया, और ये जो इस्तवान सजाबू है, इन्होंने 1981 में एक फिल्म को डायरेक्ट किया था जिसका नाम है मैफिस्तो। और उस मैफिस्तो को आप देखोगे, ये फर्स्ट हंगेरियन मूवी थी जिसको कि ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, ठीक है, ये देख सकते हो बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवार्ड था ये। इसके अलावा देखो, अभी जो बीजेपी की तरफ से एमपी है मथुरा से, जिनका नाम है हेमा मालिनी, उनको भी, वो आपको पता है एक्ट्रेस रह चुकी हैं, तो बेसिकली इनको अभी इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2021 के लिए। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पर। इसमें आप देख सकते हो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर जो थे वो प्रेजेंट थे, क्योंकि सिनेमा जो है वो इसी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। इसके आगे देखा जाए तो अभी टोटल यहाँ पर लगभग 624 एंट्रीज आई हैं 96 कंट्रीज से। इस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में क्या होता है, मूवीज़ स्क्रीन की जाती हैं, ठीक है। और इस इंटरनेशनल ये कह सकते हैं फिल्म अवार्ड, फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इसमें फर्स्ट मूवी जो होगी उस जिससे इनॉग्रेशन हुआ, होगी क्या मतलब जिससे इनॉग्रेशन हुआ, शुरुआत हुई, दैट वो स्पेनिश म्यूजिकल मूवी है द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड, ठीक है, जिसको डायरेक्ट किया है कार्लोस सोरा ने, ठीक है। तो ऐसे में इसमें टोटल एंट्रीज की बात करें ना तो 48 इंटरनेशनल, 75 नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। इसके अलावा ओवर द टॉप प्लेयर्स, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, सोनी, ये इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने लगा है, ये भी हमने देखा। इसमें आप देखोगे 44 इंडियन मूवीज़ होंगी जो कि डिफरेंट 18 लैंग्वेजेस में होंगी, ये भी स्क्रीन की जा रही हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी IFFI से रिलेटेड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए हैं इकोनॉमी पेज पे। यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो थी नहीं, बस एक न्यूज़ जो लगी उसमें भी एक पॉइंट हम देखेंगे। देखो, गवर्नमेंट अपनी तरफ से MTNL और BSNL के कुछ एसेट्स को सेल करने के लिए एफर्ट्स लगा रही हैं, और बेस प्राइस जो है उन एसेट्स के 970 करोड़ फिक्स किए गए हैं, ठीक है। ये स्टेट रन टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, स्टेट रन का मतलब सरकारी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं MTNL और BSNL, ठीक है। अब ये एसेट्स कहाँ कहाँ पर है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि हैदराबाद में है, चंडीगढ़ में है, भावनगर में है, कोलकाता में है। तो ये काम कौन करेगा, ये देखो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम करेगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है और कब ये नाम दिया गया था दीपम। बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ध्यान रखोगे आप, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, औरों की भी हेल्प करो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे देखो, नासा है वो अभी कुछ आइडियाज़ की डिमांड कर रहा है कि कैसे हम मून पर न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये अपने आप में फर्स्ट एक इवेंट है, या फिर कह सकते हो फर्स्ट आइडिया सीकिंग एफर्ट्स हैं, जिसमें ये किया जाएगा कि जी हम मून पर कैसे एक न्यूक्लियर फिशन, देखो न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरीके से होती है। एक तो फ्यूज़न में तो होता है कि दो स्मॉल न्यूक्लियस मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, ठीक है, बड़ी बनाएंगे। और जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखो कि न्यूक्लियर फिशन, ये तो फ्यूज़न का मतलब हो गया मिक्स, ऐड ऑन करना और फ्यूज़ करना। जबकि दूसरी तरफ अगर देखो फिशन का मतलब होता है विखंडन का मतलब एक बड़ी न्यूक्ली का टूट करके छोटी छोटी दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना और साथ में फिर एनर्जी रिलीज होना, दोनों में एनर्जी रिलीज होती है। तो इस केस में जो नासा यहाँ पर प्रोजेक्ट की बात कर रहा है ना, जो आइडियाज़ की बात कर रहा है, दैट इज न्यूक्लियर फिशन, मतलब नाभिकीय विखंडन, टूटना एक बड़े नाभिक का दो छोटे छोटे नाभिकों में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो ये आइडिया सीकिंग प्रोसेस है, आइडियाज़ लिए जा रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे एक और न्यूज़ है। ये न्यूज़ इस तरीके से है कि USA एक बैलेंस चाहता है, क्योंकि डर है कि रशिया जिस तरीके से अपनी प्रेजेंस को राइज कर रहा है ना यूक्रेन बॉर्डर के पास में, तो यूँ लगता है कि कहीं रशिया आने वाले टाइम में यूक्रेन में इन्वेड ना कर दे, अटैक ना कर दे यूक्रेन पे। तो देखो इस मैप, इसके लिए हम एक बार मैप देखेंगे, मैप से सारी हिस्ट्री समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। अभी आपके सामने स्क्रीन पर यूक्रेन का मैप है। यूक्रेन की कैपिटल यहाँ पर आप देख सकते हो कीव है,
अब इस कंट्री के साथ साथ में और बाकी जो पड़ोसी देश हैं उनकी बॉर्डर शेयर होती है, उनके नाम अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो है रोमेनिया, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर मोल्डोवा करके भी एक छोटा कंट्री है। इसके अलावा इधर देख सकते हो हंगरी है, स्लोवेनिया है, पोलैंड है और इधर रशिया है। और साउथ में अगर आप देखो तो यहाँ पर ब्लैक सी आ जाता है, ठीक है। तो ब्लैक सी वाले एरिया में यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, क्रीमियन पेनिनसुला, ठीक है। तो यहाँ पर मुद्दा है कि 2014 में रशिया ने यहाँ पर इन्वेड किया और इसको मिलिट्री ऑपरेशन के बेसिस पे खुद की टेरिटरी बना ली। वैसे तो अभी भी इस चीज़ को लेकर के ही टेंशन चल रही है वेस्ट में और रशिया के बीच में। जब G8 को G7 में कन्वर्ट किया गया था, उसके पीछे यही क्रीमियन एग्रेशन था ना, वो ही था। अब यहाँ पर आप जो ओशंस देख रहे हो वो देख सकते हो, सी ऑफ अजोव, और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक सी, ठीक है। तो इन दोनों को लेकर इन यहाँ पर ब्लैक सी से ही यहाँ रशियन ओपनिंग होती है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड आप रुकिए। तो जो अभी जो न्यूज़ है वो कुछ ऐसी है कि रशिया यहाँ पर इस वाले एरिया में अपनी डिप्लॉयमेंट्स को इंक्रीज कर रहा है, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। तो इस केस में क्या है कि रशिया पर डाउट है कि कहीं यूक्रेन को इन्वेड ना कर दे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसी चीज़ को लेकर के बातचीत चल रही है। और बाकी आप इस मैप पे एक बार ज़रूर नज़र डाल लो अच्छे से। सी ऑफ अजोव देख सकते हो, येल्टा यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस आ रही हैं वो रिवर्स के नाम भी आप एक बार ज़रूर ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। नाइपर रिवर, ये एक नाइस्टर रिवर है, ये नाइपर रिवर है। इसी तरीके से तिस्जा रिवर, ये छोटी ये रिवर्स है इधर की। चलिए ठीक है, इस डिस्कशन में जो भी था हमने देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।